हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जूलॉजी की इस क्लास में जिसमें हम लोग आज अपना टॉपिक न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग ये सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इन वीडियो को भी ज़रूर देखें। अगला टॉपिक हमारा रिस्पायरेशन होगा। इसी तरह से ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन, सारे टॉपिक डे बाय डे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पीजीटी लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पीजीटी हो, यूपी पीजीटी हो, DSSS हो, एनवीएस, केवीएस, यहाँ तक कि अगर आप जीआईसी की भी तैयारी कर रहे हैं और जूलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जिसमें अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। जो हमारे साथ कंटिन्यू बने हैं उनको पता है कि ये चैनल उनका अपना परिवार है। यहाँ पे अगर वो कोई भी बुक, कोई भी प्रैक्टिस सेशन, कुछ भी जो भी उनको पढ़ना हो, अगर आप लोगों को भी कुछ भी पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिएगा। आपका हर एक का कमेंट मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वो लोग भी अपने कमेंट के माध्यम से बताते हैं जो कंटिन्यू जुड़े हैं, और जो आज नए हैं उनसे भी अनुरोध है, प्लीज़ एक कम वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक कमेंट जरूर किया करिए। ये हमारा कल का लास्ट क्वेश्चन था। जस्ट एज HCl इज द पेप्सिनोजन, सो इज, जैसे HCl पेप्सिनोजन के लिए है वैसे ही, मतलब जो कार्य HCl पेप्सिनोजन के लिए करता है वो कार्य इनमें से एक दूसरे से कौन सा रिलेटेड है? एंटेरोकाइनेज टू ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, बाइल जूस टू फैट, या फिर ग्लूकागॉन टू ग्लूकोज। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एंटेरोकाइनेज से ट्रिप्सिन। एंटेरोकाइनेज हम सभी को पता है अग्नाशय में पाया जाने वाला पैनक्रियाटिक जूस होता है, यानी अग्नाशयी रस होता है, और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। जिस तरह जो हमारा स्टमक है उसमें पाया जाने वाला HCl जो है ये क्या करता है पेप्सिन को सक्रिय करता है, और पेप्सिनोजन का स्राव करता है और पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। उसी तरह इंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज से हमारा क्लास जो है आज का यहाँ से स्टार्ट होता है। रेनिन इज फाउंड इन द, रेनिन पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? स्टमक ऑफ इन्फेंट्स, स्टमक ऑफ एडल्ट, पैनक्रियाटिक जूस, या फिर स्लाइवा। रेनिन कहाँ पाया जाता है? तो रेनिन के बारे में हम सभी को पता है, ये बच्चों के पेट में पाया जाता है, यानी स्टमक ऑफ इन्फेंट्स। और यही रेनिन आगे चलकर पेप्सिन में बदल जाता है, यानी जो कार्य रेनिन करता है वही आगे चलकर पेप्सिन करता है। तो रेनिन करता क्या है? रेनिन जो है ये दूध में जो कैसीन प्रोटीन होता है जो आघुलनशील होता है, इसको कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदलने का कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशयी रस के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स है। कौन सा वो हार्मोन्स है जो अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, एंटेरोगेस्ट्रोन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन, या फिर एंटेरोकाइनिन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? तो ये अग्नाशयी रस को उत्तेजित करने वाला एक हार्मोन्स है। वहीं पे अगर बात करें गैस्ट्रिन की, तो गैस्ट्रिन जो है ये भी एक हार्मोन्स है, और ये आमाशय यानी स्टमक की भित्ति से स्रावित होता है, स्टमक वाल से स्रावित होता है। बात करें एंटेरोकाइनिन की, तो काइनिन जो है ये आंत यानी जो हमारा इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों से स्रावित होता है, और आंतीय रस कहलाता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस के रूप में इंटेस्टाइनल जूस को ये उत्तेजित करता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिरोसिस रोग किससे अधिक लेने के कारण होता है? सिरोसिस इज कॉज बाय टेकिंग एक्सेस ऑफ, क्या चीज़ हम ज़्यादा यूज करें तो सिरोसिस रोग हो जाता है। देखिए इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कराया वो टीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ था, देखिए आपके सामने है टीजीटी बायोलॉजी 2012 में, और ये वाला क्वेश्चन एनवीएस यानी नवोदय विद्यालय पीजीटी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे एग्जाम के क्वेश्चन इस सीरीज में कवर किए जा रहे हैं, बस पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। जो आपका पेपर है मई में 9 और 10 मई को, जिन लोग का भी पेपर है जूलॉजी बायोलॉजी का, तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। और इसी चैनल पे बॉटनी के भी अच्छे क्लासेस कराए जा रहे हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देख सकते हैं। किस चीज़ की मात्रा को हम सिरोसिस किस चीज़ से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्कोहल। एल्कोहल जो है जब सिरोसिस का अत्यधिक सेवन एल्कोहल का अत्यधिक सेवन करते हैं तो सिरोसिस बीमारी होती है। सिरोसिस है क्या, ये रोग क्या है? तो ये जो रोग है इसमें जो व्यक्ति होता है जो अल्कोहल का सेवन करता है उसका लीवर जो है वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है, ठीक है।
व्यक्ति क्या होता है, थका सा महसूस करता है, कमज़ोर हो जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, उसके जो पैरों होते हैं उसमें सूजन आ जाता है। यही रोग पहले अपना कोई लक्षण नहीं दिखाता, बस यही सब लक्षण दिखाता है, लेकिन यह रोग आगे चलकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी भी कॉज कर देता है। ओके, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट टिश्यू द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में कौन सा सबसे कठोरतम ऊतक है? एनिमल ऑफ टीथ, कार्टिलेज, टेंडन या बोन? तो हम सभी को पता है कि सबसे कठोर ऊतक जो होता है वो एनिमल ऑफ टीथ होता है। ये दांतों पे पाया जाने वाला जो सबसे ऊपरी कवर होता है उसी को एनिमल ऑफ टीथ कहा जाता है। वहीं पे अगर आपसे बात करें, पूछ लिया जाए सबसे कठोर सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, सबसे मजबूत बोन कौन सा होता है, तो जबड़े का बोन, जो बोन ऑफ जा है, ये सबसे मजबूत होता है। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंडरा यानी कि टेंडन क्या है, तो टेंडन जो है इसको आप मैट से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है मैट। इसको कैसे, टी से तो आपका टेंडन हो जाएगा, एम से हो जाएगा मसल्स और ए से हो जाएगा अस्थि। इसको हिंदी में याद कर लीजिएगा, मसल्स और अस्थि। मसल्स और अस्थि यानी कि मसल्स और बोन को जोड़ने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि टेंडन और लिगामेंट क्या है, तो टेंडन को आप याद कर सकते हैं मैट से। मैट यानी मसल्स और अस्थि को जोड़ने वाला टेंडन होता है। वहीं आप लिगामेंट को याद कर सकते हैं आल से। आल से यानी कि आल, ए से अस्थि, ए से अस्थि, अस्थि अस्थि को जोड़ने वाला होता है आपका लिगामेंट, यानी बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट, मसल्स को बोन से जोड़ने वाला टेंडन कहलाता है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सबसे कठोर क्या होता है, वो होता है एनिमल। कार्टिलेज क्या होता है, ये बहुत पतले पतले मुलायम हड्डी के जैसे होता है, लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं और फोल्ड भी कहीं से हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेट, जिगर और फेफड़े के कैंसर को क्या कहते हैं? कैंसर ऑफ स्टमक, लीवर एंड लंग्स इज नोन एज सार्कोमा, कर्कट रोग, ल्यूकेमिया या फिर माइलोमा? देखिए एनवीएस में पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कर्कट रोग कहते हैं। ठीक है, कैंसर 3 प्रकार के होते हैं, एक सार्कोमा, सॉरी एक कर्किनोमा जिसे कर्कट रोग कहते हैं, जो त्वचा कैंसर, स्तन कैंसर, आमाशय कैंसर, यकृत कैंसर, फेफड़ा कैंसर इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो कैंसर होता है वो सार्कोमा भी होता है, लेकिन सार्कोमा कैंसर जो होता है ये मीजोडर्मल कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को कहा जाता है सार्कोमा कैंसर। जैसे लिम्फ नोड में कैंसर हो जाए, अस्थि में कैंसर हो जाए, यानी बोन कैंसर हो जाए, तो उसे सार्कोमा कहते हैं। एक कैंसर होता है ल्यूकेमिया, ये भी एक कैंसर का प्रकार होता है। ये WBC में जब, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जब में कैंसर हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे पेट, जिगर और फेफड़ों में होने वाला कैंसर क्या कहलाएगा, तो कर्किनोमा यानी कि कर्कट रोग कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस्ड, जठरीय ग्रंथियों को जैमोजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। कैमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन या पेप्सिनोजन? जठर ग्रंथि जो जठर रस का स्रावण करती है, जिसे स्टमक जूस कहते हैं। और ये जो है जठर ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जठर ग्रंथियाँ कितने प्रकार की होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने प्रकार की होती हैं, गैस्ट्रिक जूस जो स्रावित करती हैं, तो ये 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 4 टाइप की। पहला होता है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसे नोट डाउन भी करते चलिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत के लिए इतना भी कर दीजिए। म्यूकस नेक सेल क्या है, तो ये श्लेष्मा स्रावित करता है। म्यूकस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, म्यूकस मतलब ही होता है श्लेष्मा, श्लेष्म, और ये श्लेष्म स्रावित करता है। दूसरा जो होता है वो आपका पैराइटल या फिर जिसे ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है, ये दूसरा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का प्रकार, पैराइटल या फिर ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या करता है, ये HCl तथा इंट्रिंसिक फैक्टर का स्रावण करता है। तीसरा होता है चीफ सेल, जिसे जैमोजन सेल भी कहा जाता है, कभी कभी पूछ लेता है चीफ सेल का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को जैमोजन सेल कहा जाता है। या पेप्सिन से प्रो एंजाइम का स्रावण करता है, जिसे पेप्सिनोजन कहा जाता है। और चौथा जो होता है वो एंटेरोकराइन होता है। इंडोक्राइन सेल जो होता है ये गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण करता है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, 4। म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, चीफ सेल या जैमोजन सेल, एंटेरो इंडोक्राइन सेल। ठीक है, 4 होते हैं। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि जठर ग्रंथियों को जैमोजन कोशिकाएं उत्पन्न करती हैं। जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं क्या उत्पन्न करती हैं, तो जैमोजन सेल, जिसे चीफ सेल भी कहा जाता है, ये क्या उत्पन्न करती है, तो ये
प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन उत्पन्न करती हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैमोजन सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, जठर ग्रंथियों की जैमोजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती हैं। अब देखिए वही क्वेश्चन आपका एनवीएस में आया था और यही क्वेश्चन पीसीएस में आया है, तो अगर आप पीसीएस लेवल तक की तैयारी करें तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए पेप्सिनोजन। अगला, पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्राव विकर रहित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेशन एसोसिएटेड विद डाइजेशन डज नॉट हैव एंजाइम्स। बाइल, गैस्ट्रिक जूस, स्लाइवा या पेनक्रियाटिक जूस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाइल, यानी कि पित्त। पित्त में पाचन संबंधित विकर नहीं पाया जाता है। पित्त होता क्या है, तो ये हरे पीले रंग का एक क्षार होता है। क्षारीय तरल होता है यानी क्षारीय लिक्विड होता है। इसका पीएच पूछ लिया जाता है, इसका पीएच कितना है, 7.5 से लेके 7.7 तक इसका पीएच होता है। इसका माध्यम जो होता है वो क्षारीय होता है और ये क्या करता है, भोजन को भी क्षारीय बना देता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, फैट इन आवर बॉडी आर फॉर्म्ड व्हेन, हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है जब। हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है। देयर इज लिटिल ग्लाइकोजन इन द बॉडी, शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होती है। ब्लड शुगर लेवल बिकम्स कॉन्स्टेंट, रक्त शर्करा का स्तर अस्थायी होता है। ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इनकम्प्लीट, यकृत तथा मांसपेशी में ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। इनटेक ऑफ प्रोटीन इज हाई, जब प्रोटीन का अंतर्ग्रहण अधिक होता है। हमारे शरीर में वसा का निर्माण कब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लाइकोजन स्टोर इन लीवर एंड मसल्स इन इज कंप्लीट, यानी यकृत तथा मांसपेशियों में ग्लाइकोजन का भंडारण जब पूर्ण हो जाता है तो हमारे शरीर में फैट्स का यानी कि वसा का निर्माण होता है। वसा जो होता है, फैट जो होता है, ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से संश्लेषित होता है। अगर पूछा जाए जब कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन से संश्लेषित होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर फार्मूला ऑफ एडोलसेंट गर्ल ऑफ एज बिलो 17, 17 साल से भी कम किशोरा अवस्था की बालिका के दंत सूत्र होते हैं। तो देखिए एडल्ट का जो दंत सूत्र होता है ये हम सभी को पता है 21-23/21-23 होता है, लेकिन एडल्ट कब होता है, एडल्ट 18 साल से ऊपर माना जाता है। अब यहाँ 17 साल का पूछा है, तो जो 17 साल का होता है ना, इसमें ये वाला जो टीथ होता है, ये वाला थर्ड मोलर जिसे कहा जाता है, ये 3 ना होके 2 ही रहता है। 17 लगभग 21-22 की उम्र में ये थर्ड मोलर जो है, जिसे आप विजडम टीथ कहते हैं या बुद्धि का दांत कहते हैं, ये लगभग 18 के ऊपर और 25 के पहले ही मतलब ये वाला होता है। तो जो 17 साल से नीचे के बच्चे होंगे उसमें कितना होगा, ये फार्मूला क्या होगा, 21-22 होता है ये फार्मूला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 17 साल से कम 21-22। और जो एडल्ट होते हैं वो 21-23/21-23। वहीं अगर बच्चों में पूछ लिया जाए तो बच्चों में हम सभी को पता है कि दूध के दांत होते हैं और वो कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इंसीजर होता है 2, कैनाइन होता है 1, प्री मोलर 1 भी नहीं होता है, मोलर जो होता है ये 2 होता है। ये बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं ये होते हैं। यही सेम फार्मूला ऊपर नीचे दोनों लागू होता है। ठीक है, और टोटल कितने होते हैं ये देखिए, 2 2 4 1 5, 5 एक साइड के हो गए तो 5 गुणे 5 यानी 10 हो गए, 10 ऊपर 10 नीचे यानी कि 20 होते हैं और ये दूध के दांत कहे जाते हैं। अगर अस्थाई दांतों की यानी कि परमानेंट टीथ आपसे पूछ ले, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो हम सभी को पता है कि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो संख्या में 32 होते हैं परमानेंट टीथ। और दूध के दांत जिसे डायसियस टीथ कहा जाता है, ये कितने होते हैं, 20 होते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2102/2102। ठीक, आई होप डेंटल फार्मूला से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये क्वेश्चन दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में यह शामिल नहीं है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ हाइपर कैल्सीमिया डज नॉट इंक्लूड, क्या शामिल नहीं है, बाईफास्फेट, हाइड्रेशन, कैल्सीटोनिन, लूप ड्यूरेटिक,
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए क्वेश्चन झारखंड डाइट पीजीटी बायोलॉजी 2014 में आया है। आप पीजीटी लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और लास्ट में एक कमेंट जरूर करिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्सिटोनिन हाइपर कैल्सीमिया के दीर्घ अवधि प्रबंधन में शामिल नहीं है। कैल्सिटोनिन है क्या? तो कैल्सिटोनिन थायराइड के पैरा फॉलिकुलर कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह 22 अमीनो अम्ल का पॉलीपेप्टाइड है जो पीटीएच हार्मोन्स के विपरीत कार्य करता है। अगर दूसरे भाषा में कहें तो यह कैल्शियम के स्तर को घटाता है, लेकिन इस हार्मोन्स का इस्तेमाल जो है दीर्घ अवधि प्रबंधन में नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इज लीवर टेक्स प्लेस बाय। यूरिया में यकृत का संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया में यकृत में यूरिया का संश्लेषण कैसे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑर्निथीन साइकिल के द्वारा, ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथीन चक्र द्वारा संपन्न होता है या किडनी से होता हुआ रक्त धारा में पहुंचता है और मूत्र के रूप में उत्सर्जित होता है। ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्लाइकोलिसिस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनाए जाते हैं। वहीं अगर बात करें क्रेब्स चक्र की, तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जिससे साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है, सिट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल मार्क करके मत आइएगा। यकृत में यूरिया का संश्लेषण ऑर्निथीन चक्र के द्वारा होता है। टीजीटी बायोलॉजी 2005 और 2009 दोनों में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप किसी और बुक की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं पीजीटी टीजीटी एग्जाम तक, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन है, द सेल्स वाटर ड्रिंकिंग फेनोमेनन टर्म एज। कोशिका द्वारा जल पीने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका द्वारा जो जल पिया जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पीनोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीनोसाइटोसिस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोलाइडी पदार्थ के संपर्क में आने पर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ये कोशिका द्रव के अंदर की ओर धंसती चली जाती है। इस स्थान पर एक्टोप्लाज्म जो है वो सिकुड़ कर थैली जैसी बना लेती है, यानी एक थैली बना लेती है और तरल पदार्थ जो होता है वो इसी थैली में भर जाता है। यह थैली विलगित होकर एंडोप्लाज्म में आ गिरती है और एक धानी के रूप ले लेती है। ये धानियाँ पिनोसाइटिक अमाशय या पिनोसोम कहलाती हैं। कोलाइडी पदार्थ को ग्रहण करने की जो ये विधि होती है इसी को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। ओके, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइबा हैज द एंजाइम। लार में होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, टाइलिन, ट्रिप्सिन या रेनिन? मुझे तो लगता है इसका जवाब आप सभी को पता होगा। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। बाकी मैं आपको बताती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, टाइलिन, जिसे स्लाइबरी एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। ये लार में पाया जाता है। जो करता क्या है तो हम सभी को पता है, जब हम भोजन मुंह में लेते हैं तो भोजन का 30% पाचन यही हो जाता है और 30% में भी पचता क्या है, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले किस चीज़ का पाचन होता है, तो वो स्टार्च होता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, और यही कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपके ये टाइलिन के द्वारा यानी स्लाइबरी एमाइलेज के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। और अगर बात करें ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन या काइम की शेष प्रोटीन तथा पेप्टोन को विलय अमीनो अम्ल में बदल देता है। यानी प्रोटीन का कुछ % पाचन जो आमाशय में होता है, यानी यहाँ पे प्रोटीन जो है ये पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। ये जब पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में बदला हुआ प्रोटीन इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन पे इस पर ट्रिप्सिन, अग्नाशय से यहाँ पे ट्रिप्सिन गिराया जाता है और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, इसी पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलने का कार्य करता है। रेनिन जो होता है ये बच्चों में देखने को मिलता है और ये मिल्क में मौजूद कैसीन प्रोटीन का चेंज करता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि लार में क्या पाया जाता है, तो टाइलिन पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द लैक्टेल्स आर फाउंड इन। लैक्टेल्स वाहिनियाँ पाई जाती हैं, स्टार मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से क्वेश्चन आपका बिहार टीआरई एग्जाम में भी देखने को मिला था और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे। लैक्टेल्स कहाँ पाई जाती हैं? लीवर, स्प्लीन,
विली या फिर पैनक्रियाज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विली। विली में लैक्टेल्स पाई जाती हैं और एक लिम्फेटिक कैपिलरी है, या छोटी आंत की विलाई में आहार संबंधित वसा का अवशोषण करती है। विली क्या होता है, जब आप इंटेस्टाइन को देखते हैं तो ये वाला जो भाग होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन इसी में एक क्वाइल्ड संरचना होती है, ऐसे बहुत ज़्यादा मुड़ी होती है और ये बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसी को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसी का जब क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो देखा जाता है इसकी जो दीवारें होती है इस पर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहा जाता है, और इसी विली में जो है लैक्टेल्स ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन ए किसके लिए जिम्मेदार है, रोडोप्सिन, नाइट ब्लाइंडनेस, पेलाग्रा या फिर सिरोसिस। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस भी होता है। विटामिन इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अगर विटामिन ए नहीं होगा या इसकी कमी हो जाएगी तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रोडोप्सिन क्या है, तो रोडोप्सिन एक प्रकार का केमिकल है जो विटामिन ए के प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल संश्लेषित होता है इसमें, कोलेस्ट्रॉल इज सिंथेटाइज्ड इन, कोलेस्ट्रॉल किसमें सिंथेसिस होता है। ऑप्शन ब्रूनर्स, पेनक्रियाज, लीवर या स्प्लीन। कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर में। कहाँ पे होता है, लीवर में। इसके अलावा लीवर और क्या कार्य करता है, तो लीवर जो है ये हिपैरिन नामक पदार्थ बनाता है। स्तनधारियों के भ्रूण अवस्था में जो लीवर होता है ये आरबीसी का निर्माण करता है। इसके अलावा लीवर में विटामिन ए, विटामिन डी, लोहा, तांबा यानी आयरन, जिंक ये सब भी स्टोर होता है। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है ये यूरिया बनाने का भी कार्य करता है। तो लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण भी एक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए संश्लेषण कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। कौन सा, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या फॉलिक एसिड। तो कौन सा विटामिन वो है जो डीएनए संश्लेषण और सेल डिवीजन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो विटामिन डी होता है इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, या फिर ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसकी कमी से इसकी अगर कमी हो जाए तो बांझपन का शिकार हो जाती हैं औरतें, और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, यानी जनन क्षमता की कमी हो जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन के, जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, और इसकी जो कमी होती है तो चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इसे एंटीकोआगुलेंट कहा जाता है। इसके अलावा बात करें फॉलिक एसिड, जिसे विटामिन बी 9 के विटामिन बी 9 इसे फॉलिक एसिड कहा जाता है, और ये जो है डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिल्सन्स कैप्सूल आर फाउंड इन, गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज या इंटेस्टाइनल वॉल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर में। गिल्सन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं। संरचनात्मक रूप से लीवर बहुत सी पालियों का बना होता है जिसे गिल्सन्स कैप्सूल कहते हैं, यानी जो हमारा लीवर होता है ऐसे तो हम देखते हैं कि ये ऐसे होता है, लेकिन इसमें लोब्स पाए जाते हैं, ये दो भागों में बटा होता है और इसी को गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये जो लोब्स होते हैं, एक मिनट के ये वाला जो भाग होता है ये, इसी को गिल्सन्स कैप्सूल के डायग्राम के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये गिल्सन्स कैप्सूल होता है, हमारा लीवर ऐसे बटा होता है दो भागों में, और ये वाला जो भाग होता है इसे गिल्सन्स कैप्सूल कहा जाते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पाली के चारों ओर संयोजी ऊतक का एक आवरण पाया जाता है जिसे हिपैटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं, ठीक है। अगर हिपैटिक सेल भी पूछ ले तो ये जो पाली है, ये जो पाली मतलब जो दो भागों में बटा होता है, इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, हिपैटिक सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडल मस्कुलर फोल्ड ऑफ बिनर वॉल ऑफ स्टमक आर कॉल्ड, अमाशय के आंतरिक भित्ति के अनुदैर्ध्य पेशीय वलन को क्या कहते हैं। टीजीटी बायोलॉजी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कहेंगे, पेप्ला ऑफ बेटर, रूजी, विली या फिर फिशर।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे रूजी कहते हैं, रूजी। जब कभी कभी आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो आपने देखा होगा कि पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। तो वो क्यों होता है? तो वो इसी के कारण होता है कि हमारे स्टमक में रूजी नामक एक संरचना पाई जाती है। ऐसे ये क्या करती है, ये जब खाना जाता है तो उस खाना के प्रेशर से, भोजन के प्रेशर से ऐसे दब जाती है। लेकिन जब भोजन नहीं मिलता है तो ये ऐसे अपने आप को खड़ा कर लेती है, और जब हम झुकते हैं, चलते हैं, तो ये हमारे पेटों में चुभने लगता है, और इसी कारण हमारे पेटों में जो होता है वो दर्द होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और ये अमाशय के आंतरिक दीवारों पर पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सक्कस इंटेरिकस इज सिक्रेटेड बाय, सक्कस इंटेरिकस का स्राव किसके कारण होता है, किससे होता है? पेनक्रियास, क्रिप्स ऑफ लीवर कुन, फेंडिक ग्लैंड या फिर स्लैवरी ग्लैंड? सक्कस इंटेरिकस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा, लेकिन इंटेस्टाइन से इनमें से कौन सा संबंधित है? तो पेनक्रियास तो होगा नहीं, ये सही हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स ऑफ लीवर कुन, क्योंकि फंडिक ग्लैंड ये हमारे स्टमक में पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड ये माउथ में पाया जाता है, और अग्नाशय तो अग्नाशय में पाया जाएगा। आप ऑप्शन एलिमिनेशन के माध्यम से भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो आप, अगर आपने क्रिप्स ऑफ लीवर कुन का नाम नहीं भी सुना है या आपको नहीं भी याद आ रहा है, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इंटेरिकस जो हो गया ये इंटेस्टाइन से संबंधित होता है, हिपैटिक हो गया ये हमेशा लीवर से संबंधित होता है। कुछ वर्ड होते हैं जो किसी न किसी को, गैस्ट्रिक हो गया ये स्टमक को संबंधित मतलब डेडिकेट करता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जो एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सक्कस इंटेरिकस का अगर आपसे पीएच पूछ लिया जाए तो उसका पीएच 8.3 होता है। कितना? 8.3 होता है। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट जिसे CHO कहते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसके पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसके पाचन का अंतिम उत्पाद CH2O होता है। C से क्या हो गया, S से क्या हो गया, O से क्या हो गया? आप बताइए क्या होता है? तो इसका जो अंतिम उत्पाद होता है वो ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज होता है, ठीक है। क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। कभी कभी इसका अनुपात भी पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो कार्बन होता है वो 1 होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो 2 होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो 1 होता है। ये इनका अनुपात होता है, और इनका जब यौगिक बनता है तो CH2O बनता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, और इनका जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज होता है। अगला क्वेश्चन, एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, कभी उनसे होने वाली बीमारियां पूछ ली जाती हैं। तो विटामिन से कुछ ना कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमन नेम पूछ लिया एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए ऐसे वैसे छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, TGT में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने TGT बायोलॉजी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, अब वैसे TGT PGT में इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन क्या पता है एग्जामिनर का मूड है, 10% क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं, तो इजी में कुछ ना कुछ तो वो देगा ही। किसी भी एग्जाम का 10% क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं। तो इन क्वेश्चन को भी इग्नोर करके आपको नहीं जाना है। और साथ ही साथ अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। इसमें देखिए आपको पूछा एस्कॉर्बिक एसिड। अगर बात करें विटामिन ए की तो इसे रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी में भी 2 होता है, एक D2 एक D3। D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और D3 को कैल्सियो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और विटामिन के जो है इसे फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्यूलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपके लिए आज का जो मेरा होमवर्क क्वेश्चन है ये बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन है, उनका साइंटिफिक नाम क्या है, और उनसे होने वाली बीमारी कौन सी है। जैसे विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लोमिन, इस तरह से बी कॉम्प्लेक्स के सारे नाम और उनसे होने वाली बीमारियां। जो भी बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को टाइप करके हमें उसका जवाब देगा, नेक्स्ट वीडियो में उसके कमेंट को जरूर दिखाया जाएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज करेक्ट, गिलिसन्स कैप्सूल आर फाउंड इन। सही क्या है? गिलिसन्स के कैप्सूल लीवर ऑफ फ्रॉग, पेनक्रियाज ऑफ फ्रॉग,
लीवर ऑफ मैमल्स या पेनक्रियाज ऑफ मैमल्स। गिल्सन्स के कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं? तो गिल्सन्स के जो कैप्सूल होते हैं ये स्तनधारी में पाए जाते हैं, यानी कि मैमल्स में पाए जाते हैं। और मैमल्स में कहाँ? मैमल्स के लीवर में पाए जाते हैं। लीवर को जिगर भी कहा जाता है, इसे यकृत भी कहा जाता है। यहीं पर गिल्सन्स कैप्सूल जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फॉर्म्ड इन द सब म्यूकोसा ऑफ। आहार नाल के किस भाग में ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं? ओसोफेगस, आमाशय, ड्यूडेनम या रेक्टम। ओसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम या रेक्टम। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्यूडेनम वाले भाग में। आहार नाल के ड्यूडेनम वाले भाग में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये ड्यूडेनम वाला भाग होता कहाँ है, एक बार आपको दिखा देते हैं। एक मिनट, देखिए, जब ये हमारा आहार नाल जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता हुआ नीचे आता है जिसे फेरिंक्स कहा जाता है। फेरिंक्स के बाद आता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आपका आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय आहार नाल का भाग नहीं होता है। इसके अलावा फिर जैसे ही नीचे उतरते हैं तो ये इधर तो हमारा लीवर हो जाता है जो आहार नाल का भाग नहीं होता है। इसके बाद इधर आता है आपका इस लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपका आता है स्मॉल इंटेस्टाइन वाला जो भाग बनता है, और ये जहाँ से ऐसे सी टाइप में ये जहाँ से मुड़ता है इसी को आपको कहा जाता है ड्यूडेनम। अग्नाशय से नीचे यानी स्टमक के नीचे और छोटी आंत से पहले ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर होता है इसी को ड्यूडेनम कहा जाता है। ठीक है, और यहीं पे जो है ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? यहीं पे ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। ओके, ड्यूडेनम में ही ग्लैंड्स ऑफ लीवर कोन पाया जाता है। तो लीवर कोन की जो दीवारें होती हैं, जो दरारें होती हैं, इसी में ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाता है। ये सब म्यूकोजा में पड़ी होती हैं और लीवर कोन की दीवारों में खुलती हैं। ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती हैं ये स्टेम सेल तथा म्यूकस स्राव करने वाली कोशिका होती हैं। ये बहुत सारे कार्य करती हैं। क्या करती हैं? म्यूकोजल इंजरी को कवर करती हैं, हाई गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करती हैं, पीएच इन्फ्लामेशन करती हैं। मतलब इनके बहुत सारे कार्य होते हैं और ये ड्यूडेनम वाले भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, वहां से जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, काइमोट्रिप्सिन इज अ कंपोनेंट ऑफ। काइमोट्रिप्सिन घटक है। काइमोट्रिप्सिन किसका घटक है? बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा या फिर गैस्ट्रिक जूस। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पैनक्रियाटिक जूस। काइमोट्रिप्सिन अग्नाशयी रस का घटक है। अग्नाशयी रस में सोडियम कार्बोनेट और एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, इलास्टेज, एमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें पाई जाती हैं। कहाँ पे? अग्नाशयी रस में। और इन एंजाइम्स के अलावा क्या पाया जाता है? सोडियम कार्बोनेट भी पाया जाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रास नली पाई जाती है। लार्जेस्ट ओसोफेगस इज फाउंड इन। सबसे बड़ी ग्रास नली कहाँ पाई जाती है? डॉग फिश, फ्रॉग, जिराफ या स्पैरो। तो ग्रास नली क्या होती है? ओसोफेगस क्या होती है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है। तो ये सबसे बड़ी किस में पाई जाएगी? सबसे ऊंची गर्दन जिराफ की होती है। तो मतलब सिंपल सी बात है कि ये सबसे बड़ी किस में पाई जाएगी? जिराफ में पाई जाएगी। और अगर पूछा जाए जिराफ में ये कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर की होती है, तो ये 3 मीटर की होती है। जिराफ में कितने? 3 मीटर की। इसी ओसोफेगस या ईशोफेगस या ग्रास नली को गलेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका एक नाम और भी है, इसे गलेट के नाम से भी जाना जाता है। या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम का भाग होता है। गैस्ट्रो शब्द किससे संबंधित होता है? स्टमक से संबंधित होता है। ठीक है, ये इसी का एक भाग होता है और यह मुंह तथा अमाशय के बीच में पाया जाता है। ठीक, इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? 3 मीटर होती है। किसमें? जिराफ में। अगर ह्यूमन में इसकी लंबाई पूछ लिया जाए तो क्या मार्क करके आएंगे? ह्यूमन में इसकी जो लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन जो पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12, पहला है कीलोसिस, बेरी प्रेशियंस एनीमिया या फिर स्कर्वी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से जो होने वाला रोग है वो है हानिकारक रक्त अल्पता। ठीक है, और अगर बात करें किलोसिस तो ये विटामिन B2 की कमी से, बेरी विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन C की कमी से। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है
और विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? इसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है। और इसके अलावा विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है? विटामिन B3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है। और इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा रोग होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन B3 इसे नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है। बाकी बी कॉम्प्लेक्स के जितने विटामिन है उसको आपको कमेंट करके बताना है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोपियोनी बैक्टीरिया एल्ड्स प्रोपियोनी बैक्टीरिया से प्राप्त होता है विटामिन B12, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या विटामिन B6? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन B12 जिसे साइनोकोबालामिन कहा जाता है। ये रक्त का थक्का सॉरी विटामिन में हम लोग न्यूट्रिशन और डाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस ईयर वीडियो जरूर देखें। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा एफर्ट, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और एक कमेंट जरूर करिएगा। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और उसमें आपका कोई चार्ज भी नहीं लगता है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, कैल्शियम पैराकैसिनेट का बनना किसका कार्य है? यानी कि कैल्शियम पैराकैसिनेट फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, किसके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है? ऑप्शन आपके सामने, स्टीएप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज या रेनिन। कैल्शियम पैराकैसिनेट किसके द्वारा बनता है? तो हम सभी को पता है कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है ये बच्चों में बनता है। जो कैसिन प्रोटीन होता है इसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदला जाता है और ये किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोरी साइकिल स्टेब्लिश्ड रिलेशन बिटवीन, कोरी चक्र किसके मध्य संबंध स्थापित करता है? मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज, मसल ग्लाइकोजन एंड ब्लड ग्लूकोज, मसल लैक्टिक एसिड एंड पायरुविक एसिड। जो कोरी साइकिल है ये किसके किसके मध्य संबंध बनाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मसल्स ग्लाइकोजन एंड लीवर ग्लूकोज। पीजीटी बायोलॉजी में आया हुआ क्वेश्चन। पीजीटी लेवल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीजीटी, उत्तर प्रदेश पीजीटी, झारखंड पीजीटी, DSSB, सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कोरी चक्र पेशीय ग्लाइकोजन तथा एक्रित ग्लाइकोजन के मध्य जो है वो संबंध स्थापित करता है। कोरी साइकिल को लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। कोरी चक्र में 2 अंग शामिल होते हैं, कौन कौन से? नाम से ये स्पष्ट है, पेशी और लीवर, यानी कि मसल्स और लीवर। अगर पूछा जाए इसकी खोज किसने की थी तो एक साइंटिस्ट थे, कार्ल फेर्डिनेंड कोरी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम कोरी साइकिल रखा गया। तो ये जो संबंधित है वो मसल्स ग्लाइकोजन और लीवर ग्लूकोज, ध्यान देना है यहाँ लीवर ग्लाइकोजन नहीं, लीवर ग्लूकोज और मसल्स ग्लाइकोजन से संबंधित है। 2 अंग इससे कौन से संबंधित है? लीवर और मसल्स। इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे लैक्टिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कोरी चक्र का डायग्राम बना के समझाया गया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ कोई भी एग्जाम हो उसका नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई न्यूज हो, तत्काल प्रभाव से टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप उसे भी जरूर ज्वाइन करके रखिए। अगला क्वेश्चन है, ऑन बीइंग हंग्री मैन यूज्ड फर्स्ट, भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। जब कोई व्यक्ति है उसे भूख लगी है और उसे खाना नहीं मिल रहा है तो उसके शरीर में लिपिड, प्रोटीन, फैट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सबसे पहले किस चीज़ का यूज़ करता है? तो वो ग्लाइकोजन का यूज करता है। किसका करता है? ग्लाइकोजन का। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ग्लूकोज के अणु आपस में जुड़कर जो है वो ग्लाइकोजन बनाते हैं। और ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ग्लाइकोजन स्टोर होता है लीवर में, यानी कि यकृत में स्टोर होता है। भूख जब व्यक्ति को लगता है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो वो सबसे पहले ग्लाइकोजन को यूज करता है। ग्लाइकोजन का अगर यूज मतलब ग्लाइकोजन खत्म हो जाए फिर भी उसे खाना ना मिले तब क्या यूज करेगा? तो उसके बाद वो फैट यूज करेगा। फैट भी खत्म हो जाए उसके बाद क्या यूज करेगा? तब वो प्रोटीन का यूज करेगा। प्रोटीन भी खत्म हो जाए तो वो धीरे धीरे जो मांसपेशियां हैं उनमें स्टोर जो चीजें होती हैं उनको खत्म करने लगता है, व्यक्ति सूखने लगता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बाद फैट और फैट के बाद प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, भोजन के अवशोषण में किस आयन की आवश्यकता होती है? विच आयन इज नीडेड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन के अवशोषण में किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर पोटेशियम। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम।
खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न भागों में पाचन के पश्चात अवशोषण होता है यानी अब्जॉर्प्शन होता है, जिसमें पदार्थ परिसंचरण माध्यम में पहुंच जाते हैं। यह अवशोषण सिंपल डिफ्यूजन या फैसिटेटिव डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, जो परासरण प्रक्रिया और एक्टिव ट्रांसपोर्ट विधि द्वारा संपन्न होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो अवशोषण होता है ये किस विधि द्वारा होता है, तो ये परासरण यानी ऑस्मो रेगुलेशन डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। इसमें सिंपल डिफ्यूज़न होता है और फैसिलिटेटिव डिफ्यूज़न होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इस प्रकार मानव आंत में भोजन के अवशोषण में सोडियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो हमारा हृदय होता है, इसके लिए कौन से आयन की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है और प्रीवियस ईयर वीडियो में हम आपको कवर भी करवा चुके हैं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ दीज कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन फास्ट। इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जाता है? सॉरी, फैट्स लिखा है। इनमें से कौन सा विटामिन वसा के साथ बनाए गए घोल से प्राप्त नहीं किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। अब देखिए, वही नहीं स्टोर किया जाएगा, वही नहीं प्राप्त किया जाएगा जो वसा में घुलनशील नहीं होगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक फैट डिजॉल्वल यानी कि वसा में घुलनशील, और दूसरा होता है और वाटर में घुलनशील। जो फैट में घुलनशील होता है, जो वसा में घुलनशील होता है, उन विटामिन का नाम क्या है? तो जो फैट में घुलनशील होता है वो होता है कीड़ा। कीड़ा आप याद कर लीजिए, कीड़ा, या इसी को अगर आप याद करना चाहते हैं तो एडेक, इस तरह से याद कर लीजिए। और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। लेकिन विटामिन बी में से भी विटामिन B12 जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है और ये लीवर में स्टोर होता है। वसा में घुलनशील नहीं होता, लेकिन ये लीवर में स्टोर होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वो विटामिन है जो वसा से प्राप्त नहीं किया जाता, वसा के घोल से प्राप्त नहीं किया जाता। तो वसा के घोल से ये 4 विटामिन प्राप्त किए जाएंगे। अब देखिए, विटामिन ए यहाँ पे लिख देते हैं, कीड़ा। विटामिन ए यहाँ मिल गया, ये प्राप्त किया जाएगा। विटामिन डी यहाँ मिल गया, ये भी प्राप्त किया जाएगा। विटामिन ई यहाँ मिल गया, ये भी प्राप्त किया जाएगा। जो नहीं प्राप्त किया जाएगा वो कौन सा होगा? विटामिन सी। क्यों? क्योंकि ये वसा में ना डिजॉल्व होकर किस में डिजॉल्व होते हैं? जल में डिजॉल्व होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी के अलावा विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, दोनों ही कैसे होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, केमिकली एन एंटीबॉडी इज, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है। बार बार खांसी आ रही है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, थोड़ी सी सेहत नहीं सही है, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत पास है, इसलिए वीडियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहे, तो हम खांसी को अवॉइड करते हुए भी वीडियो बना रहे हैं। आई होप आप लोग भी इसको अवॉइड कर देंगे। ठीक है, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन है, केमिकली एन एंटीबॉडी इज, रासायनिक रूप से एंटीबॉडी होता है लिपिड, प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन। एंटीबॉडी क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। रासायनिक रूप से एंटीबॉडी जो होता है वो एंटीजन के खिलाफ प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये जो होता है एंटीबॉडी, ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। अगर इसमें पूछा जाए 4 पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं, तो 2 हैवियर होते हैं और 2 लाइट होते हैं। और ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। आपस में किससे जुड़े होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा, जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो एक्सप्लेन को भी आप अलग से कॉपी में नोट कर लिया करिए कि ये बने किससे होते हैं। तो ये प्रोटीन से बने होते हैं और इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, जो 2 हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं। और ये आपस में किससे जुड़े होते हैं? तो ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, यानी इसलिए इसको भी आप लोग जरूर कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया करिए। बाकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन्स। अग्न्याशयी रस का उत्सर्जन किस हार्मोन्स द्वारा उद्दीप्त किया जाता है? सिक्रेटिन, पेनक्रियोजामिन, गैस्ट्रिन, ए और बी दोनों। इसका सही जवाब ए और बी दोनों। इंटेस्टाइनल जूस का जो सिक्रेशन है वो सिक्रेटिन और पेनक्रियोजामिन दोनों द्वारा उत्तेजित किया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन डी।
पेनक्रियोजाइमिन हार्मोन्स अग्नाशय और पित्ताशय दोनों में कार्य करता है और अग्नाशयी रस और पित्त रस के स्रावण को उद्दीपित करता है। वहीं पे जो गैस्ट्रिन है ये गैस्ट्रिक ग्रंथियों पर कार्य करता है और एचसीएल और पेप्सिनोजन के स्रावण को उत्तेजित करता है। ठीक, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी से होता है? स्कर्वी डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। स्कर्वी रोग, आई होप जब ये क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं होगा। मैंने कई बार जब से न्यूट्रिशन टॉपिक स्टार्ट किया है इसको विटामिन के सारे क्वेश्चन कई बार क्लियर किए हैं। एक बार आपको और बता देते हैं। विटामिन होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। ध्यान से देखिएगा कौन सा रोग होता है, रतौंधी। विटामिन बी जिसे थायमीन कहा जाता है, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है। कौन सा होता है, बेरी बेरी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है, स्कर्वी। विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है और इसकी कमी से जो होता है रिकेट्स रोग होता है, या इसी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। अब देखिए ये इतना हो गया। इसके अलावा और भी विटामिन होते हैं। कौन से विटामिन होते हैं? एक तो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5, बी6, बी7, V9, V12, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। और डी में भी दो प्रकार के होते हैं, D2 और D3। देखिए अब जो विटामिन बी1 है इसे कहा जाता है थायमीन और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी2 को राइबोफ्लोमिन कहा जाता है और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है चिल्कोलिसिस। तीसरा होता है विटामिन बी3 जिसे नियासिन या निकोटीनामाइड कहते हैं, इसकी कमी से रोग होता है क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। विटामिन बी4, विटामिन बी5, विटामिन बी6, ये सब के नाम क्या है और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आई होप आज आप जवाब देंगे। अगर आपका कोई भी किसी का भी कमेंट आता है तो उनके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके एक शॉर्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं अपना नाम के साथ हमारे चैनल पर शॉर्ट वीडियो प्राप्त करना तो इन सारे क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। विटामिन, विटामिन के प्रकार, उनके नाम से होने वाले रोग। विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन D2 को आर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कैल्डियो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। डायरेक्ट कमेंट से स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आई होप आप लोग जरूर जवाब देंगे। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि स्कर्वी रोग की कमी से, किसकी कमी से होता है, तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, मानव दंत का दंत सूत्र, वयस्क मानव का दंत सूत्र यानी डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था डेंटल फार्मूला ऑफ चिल्ड्रन, नहीं 17 साल से कम बेबी का डेंटल फार्मूला पूछा था। अब आपसे वयस्क ह्यूमन का पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं, पीसीएस पीजीटी और राजस्थान पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। ह्यूमन डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो इसको याद करने का ट्रिक होता है 21-23/21-23, ये ह्यूमन डेंटल फार्मूला होता है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और भी डेंटल फार्मूला आपसे पूछा जाता है, जैसे ह्यूमन बेबी का डेंटल फार्मूला। तो ह्यूमन बेबी में 20 दांत होते हैं जो दूध के होते हैं, इन्हें डायोसियस टीथ कहा जाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है 21/02/21/02, ये ह्यूमन बेबी का होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए 17 वर्ष से कम बच्चों के डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो उनका होता है 21/22/21/22। ठीक है, ये 17 वर्ष से कम बच्चों का हो गया और ये बेबी का हो गया, और 21-23/21-23 ह्यूमन का हो गया। इसमें जो सबसे पहला वाला होता है ये इंसीजर होता है, दूसरा वाला जो होता है ये कैनाइन होता है, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। यही ये जो मोलर होता है इसमें जो थर्ड मोलर होता है इसे विजडम टीथ कहा जाता है या दूध के दांत कहा जाता है, अकल दांत कहा जाता है। ये जो है वयस्क में देखने को मिलता है, लेकिन 17 साल से कम में यही नहीं होता है। और जो इन्फेंट बेबी होते हैं इसमें प्री मोलर एक भी नहीं होता है। ठीक है, और मोलर जो होते हैं वो 2-2 होते हैं। ठीक, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। टोटल जो होता है वो होता है 32। टोटल कितने होते हैं, 32, 16 ऊपर 16 नीचे, जिसमें इंसीजर 2, कैनाइन 1, फिर प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ठीक है, 2 1, अच्छा जोड़ लेते हैं, 2 1 2 3, अगर इसको जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, रुकिए
यही जोड़ लेते हैं। 2 1 3, 3 2 5, 6 7 8, 8 हो गए। अब 8 एक साइड हो गया। ऐसे दांत 2 भागों में बटे होते हैं ना, 1 2 3 4, ये 2 होता है, फिर ये 3 होता है, 1 2 3, ऐसे 8 हो गया। फिर इधर भी तो 8 होंगे, फिर ये 8 8 16 हो गए और 16 नीचे, तो ये जो होते हैं टोटल 21 23 बटे 21 23 टोटल 32 होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग स्रावित करता है द एंडोक्राइन प्रोटीन और पेनक्रियास सिक्रेशन, इंसुलिन एंड पेनक्रियाटिक जूस, ग्लाइकोजन एंड पेनक्रियाटिक जूस, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, इंसुलिन ग्लाइकोजन एंड पेनक्रियाटिक जूस। राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी और इसके अलावा पीआरएससी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी व बाह्यस्रावी दोनों भागों में बटी होती है। हम सभी को पता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज एकमात्र ग्लैंड है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों होती है। और इसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये 3 भागों में बटी होती है। एक बीटा सेल जो इंसुलिन का स्रावित करती है, एक अल्फा सेल जो ग्लूकागॉन बनाती है और एक डेल्टा सेल जो सोमैटोस्टेटिन बनाती है। जबकि जो इसका बाहरी भाग होता है जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, अग्नाशयी रस यहाँ से सिक्रीट होता है बहिस्रावी ग्रंथि से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इसके अलावा सोमैटोस्टेटिन भी डेल्टा सेल से बनता है। इंसुलिन कौन बनाता है, तो इंसुलिन बीटा सेल बनाता है और ग्लूकागॉन कौन बनाता है, अल्फा सेल बनाता है। और गैस्ट्रिक जूस कौन बनाता है, तो इसकी बाह्यस्रावी ग्रंथियां बनाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा बीटा और डेल्टा। अगला क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करती हैं, म्यूकस नेक सेल, चीप सेल, ऑक्जेंटिक सेल या स्लैबरी सेल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपने देखा है या आपने कहीं और भी पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ऑक्जेंटिक सेल को और किस नाम से जाना जाता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या करती हैं, एचसीएल स्रावित करती हैं। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड ये 4 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया, म्यूकस नेक सेल, चीप सेल, ऑक्जेंटिक सेल और एक होता है एंटेरोकाइनेटिक सेल। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के स्वस्थ आमाशय तथा आंत के भीतर के पीएच कितने होते हैं, यानी स्टमक और इंटेस्टाइन दोनों का पीएच एक साथ पूछ लिया गया है। और ये क्वेश्चन राजस्थान पीसीएस 2013 और पीजीटी बायोलॉजी 2013 दोनों में आया हुआ क्वेश्चन, इसे स्टार मार्क करिएगा। पीएच से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है, इसलिए जब लार का कोई क्वेश्चन आता है, इंटेस्टाइन का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सबके पीएच भी बताते हुए चल रही हूँ। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अमाशय का जो पीएच होता है 1.5 से लेके 1.8 तक होता है, यानी कि ऑप्शन ए तो इसका सही लग रहा है। और आंत का जो पीएच होता है ये क्षारीय होता है और ये कितना होता है 7.5 से लेके 7.8 तक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको 1.8 और 7.8 1.7 1.8 और 7.8 दोनों में दिया हुआ है, लेकिन ध्यान देना सबसे पहले अमाशय लिखा हुआ है तो पहले अमाशय का लिखेंगे, फिर आंत लिखा है तब आंत का लिखेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ पहले लिखी होती है उसका पहले बताना होता है, जो बाद में लिखी होती है वो बाद में बताना होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य में जो आंत होता है ये 2 भागों में बटा होता है, हम सभी को पता है, एक स्मॉल इंटेस्टाइन और एक लार्ज इंटेस्टाइन। और जो अमाशय होता है इसमें एचसीएल जो होता है ये एसिडिक होता है और इसका पीएच 1.5 से लेके 1.8 तक होता है। और अमाशय जो होता है इसका पीएच 7.5 से लेके लगभग 8 तक होता है, ठीक है। पीएच स्केल आप सभी को पता ही होगा, ये पीएच स्केल होता है जो 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल किसका होता है, जल का होता है। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये अम्लीय होता जाएगा, जैसे जैसे आप इधर जाएंगे ये क्षारीय होता जाएगा, ठीक है। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लें कि सबसे अत्यधिक अम्लीय किसका पीएच होता है और सबसे अत्यधिक क्षारीय किसका पीएच होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर मेरी एफर्ट पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार चैनल को सब्सक्राइब करने को क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हमारे लगभग 60 से 70% व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं।
तो प्लीज़ उससे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। और हाँ, मैंने आपको एक टारगेट भी दिया है, जिस दिन हमारे इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं आपको जूलॉजी की थ्योरी क्लासेस और बॉटनी की थ्योरी क्लासेस भी प्रोवाइड करवाऊंगी बाकायदा रिटर्न में। तो अगर आप चाहते हैं थ्योरी पढ़ना हमसे, तो भी आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंगरहंस दीपिका की कौन सी कोशिका गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव करती है? देखिए, हमारे पास ना यूट्यूब का एक पूरा एल्गोरिदम होता है, हमें पता होता है कौन कितने देर तक वीडियो देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को सब्सक्राइब करा है, कितने लोगों ने नहीं सब्सक्राइब करा है। तो प्लीज़, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, मतलब कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और लाइक करने में भी आपका कोई चार्ज नहीं लगता, लाइक भी कर दीजिए। देखते हैं, क्वेश्चन है, लैंगरहंस दीपिका की कौन सी कोशिका गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण करती है? ऑप्शन है अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका या गॉबलेट कोशिका। तो देखिए, आपके सामने ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन ही गलत है। गैस्ट्रिक हार्मोन्स पूछा है ना, गैस्ट्रिक हार्मोन्स। गैस्ट्रिक हार्मोन्स, गैस्ट्रिक शब्द तो स्टमक से रिलेटेड होता है, स्टमक से। और ये जो तीनों हैं, ये इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये तीनों तो होंगी नहीं, गॉबलेट कोशिका भी नहीं होगी। इसका जो सही जवाब होना चाहिए था वो आमाशय होना चाहिए था, स्टमक होना चाहिए था। स्टमक के जो गैस्ट्रिक, स्टमक से गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, वो गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका सही जवाब जो होगा वो स्टार मार्क मिलेगा, इसका आंसर सभी को इसका मार्क मिल गया होगा। ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था और इसका सही जवाब होना चाहिए था गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो स्टमक में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, सुनहरा चावल किस विटामिन से भरपूर होता है? यानी कौन सा वो विटामिन है जिसमें सुनहरा चावल पाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, गोल्डन राइस। ये एक चावल है जो प्रकृति में खुद से नहीं बना, इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया है। और इससे जो है बीटा कैरोटीन जो है वो प्राप्त किया जाता है। यह बीटा कैरोटीन विटामिन ए का पूर्वगामी होता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए सुनहरा चावल जो है ये अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया तो कब तैयार किया गया? तो एक परियोजना थी जिसका नाम था फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय के पीटर वेयर के साथ एक परियोजना थी जो शुरू हुआ था 1992 में। और इसी में जो है गोल्डन चावल को 2 बीटा कैरोटीन बायोसिंथेटिक जीन के साथ चावल के रूप में रूपांतरित किया गया था। और ये कहाँ पे चला था? तो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है ये चलाया गया था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीटेड, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं स्रावित करती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहाँ से सिक्रीट होती है? तो हम सभी को पता है, ये HCl में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण करती हैं ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यसन मुक्ति के लिए उत्तम साधन साबित हुआ? वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन प्रोवाइडेड अ गुड टूल्स फॉर डी एसिडेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है और ये जल में घुलनशील होता है, ये खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है, ये विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, घाव भरने में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, किस के संश्लेषण के लिए विटामिन ए आवश्यक है? हीमोग्लोबिन, DNA, विजुअल पर्पल या फिर RNA? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विजुअल पर्पल। विजुअल पर्पल यानी जिसे रोडॉप्सिन कहा जाता है, इसके लिए जो है विटामिन ए आवश्यक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आंखों में रोशनी के लिए, कलर के लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती है, तो देखिए इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं आंखों में। आंखों की जो रेटिना होती है इसमें 2 प्रकार के सेल होते हैं, एक रॉड सेल और एक कोन सेल। एक रॉड सेल और एक कोन सेल। इसमें जो रॉड सेल होता है ना, ये विजुअलिटी के लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। कलर के लिए कौन होता है? ये जिम्मेदार होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए किसमें संश्लेषण का पूर्वगामी है? एल्टीग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन। सोमैटोस्टेटिन, रेटिनिन, स्कोटॉप्सिन या फिर आइरिस के वर्णक, द पिगमेंट ऑफ आइरिस। विटामिन ए किसके संश्लेषण का पूर्वगामी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रेटिनिन।
विटामिन ए रेटिनिन के संश्लेषण का पूर्वगामी है। विटामिन ए अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो वसा में घुलनशील है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, अंडा की जो जर्दी होती है वो, और लीवर, मछली के तेल, ये सब विटामिन ए के प्रमुख स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन के अंतःग्रहण के पश्चात इंसुलिन स्रावण का संभवतः उद्दीपन होता है। आफ्टर अ मील रिच इन कार्बोहाइड्रेट इन एग्जेशन इंसुलिन सिक्रेशन इज प्रोबेबिलिटी स्टिमुलेटेड बाय। सही जवाब हो जाएगा CCK, यानी कैलियोकैल्सिटोनिन। इसका पूरा नाम होता है कैलियोकैल्सिटोनिन। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK को, इसको कोलिसिस्टोकाइनिन भी कहा जाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, इसी को CCK कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाचन के बिना भी किए किससे अवशोषण कर लिया जाता है? पाचन के बिना भी किसका अवशोषण कर लिया जाता है? मिनरल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो देखिए, जब हम किसी चीज़ का अवशोषण करते हैं, मिनरल का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका डाइजेशन होता है पूरा प्रॉपर माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में। लेकिन जो विटामिन होता है इसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है और यह बिना पाचन के ही डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इसका अवशोषण जो है शरीर के द्वारा कर लिया जाता है। विटामिन एक तरल कार्बनिक यौगिक होता है और शरीर को बहुत सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। विटामिन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो विटामिन जो है ये उपापचयी उत्प्रेरक होता है और एंजाइम के सह एंजाइमों का कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ग्लूकोज है क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड या प्रोटीन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है या कलरलेस और सॉल्युबल एक क्रिस्टल है, यानी कि रंगहीन, घुलनशील और क्रिस्टलीय रूप होता है ग्लूकोज का। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बराबर होने के कारण इसे फ्यूल सब्सटेंस कहा जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसे शुगर कहा जाता है, ब्लड शुगर, जैसे आप शुगर बीमारी डायबिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असिम्प्टॉन्ट सिस्टम मूव, सहगम तंत्र गतिमान होता है। शाहगम तंत्र यानी सिम्प्टॉन्ट सिस्टम कहाँ गतिमान होता है? एक प्रकार के अणु एक दिशा में, दो विलय एक दिशा में, दो प्रकार के अणु विपरीत दिशा में, एक प्रकार के अणु दो दिशा में। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दो विलय एकल दिशा में। सहगमन तंत्र यानी कि सिम्प्टॉन्ट सिस्टम में दो विलय एकल दिशा में यानी यूनिडायरेक्शनली गतिमान होते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण जैसे मानव आंत के आस्तर में अमीनो एसिड का प्रवाहन, दो विलय हैं और ये एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसे जो है सिम्प्टॉन सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, रतौंधी का कारक है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? तो हम सभी को पता है नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, कार्निया व त्वचा की कोशिकाओं का सल्की होना, कुंठित वृद्धि आदि जैसे रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? तो दूध, मक्खन, अंडा, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी की कमी से वेरी, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी होता है और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन नहीं पाया, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसमें से एक विटामिन ऐसा है जो आपके खट्टे फलों में देखने को मिलता है। कौन सा है? विटामिन सी। तो विटामिन सी अगर ये खट्टे फलों में देखने को मिलता है, नींबू वंश के जितने फल होते हैं जैसे टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, इन सब में ये देखने को मिलता है, तो ये दूध में नहीं देखने को मिलेगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसकी कमी से मसूड़ों से खून आना, पायरिया रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग जिसे कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? राइबोन्यूक्लिक न्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोजाइम या राइबोफ्लोविन? कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो देखिए, अगर आपको सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मार्क कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि राइबोफ्लोविन जो है ये विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम है। राइबोफ्लोविन जिसकी कमी से चिल्कोलिसिस होता है, जिसे ओष्ठ विदरण कहा जाता है, और ये विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है। बाकी राइबोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज और राइबोजाइम ये तीनों ही क्या है? एंजाइम है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा ये। अच्छा, ओष्ठ विदरण या चिल्कोलिसिस क्या है? इसमें क्या होता है, जब B2 की कमी हो जाती है तो ओठों के किनारे फट जाते हैं, स्मृति की कमी आ जाती है, यानी जो याद करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा थकान, गले में सूजन, आंखों की रोशनी का कम होना, मानसिक तनाव होना, ये सभी राइबोफ्लोविन की कमी से होता है। राइबोफ्लोविन क्या है? विटामिन B2।
मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B1, B2, B3, B4, B5 इन सब के नाम, साइंटिफिक नेम और इनसे होने वाली बीमारियां आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आप कर देते हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही होता है तो आपके कमेंट आपके नाम के साथ स्क्रीनशॉट लेके एक शॉर्ट वीडियो इसी चैनल पर डाला जाएगा जो आपके लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा रेस्पिरेशन। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यह आपका अपना परिवार है, इसको आगे बढ़ाना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट जरूर करें। जिस तरह आप हमारे वीडियो का वेट करते हैं, विश्वास मानिए उसी तरह हम आप में से हर एक के कमेंट का भी इंतजार करते हैं। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जैसे नीलम हो गए, जैसे BWU करके एक लोग हैं ये हो गए। इसके अलावा कौन है, काजल हैं और कुछ मतलब हमारे ऐसे गिने चुने फ्रेंड्स हैं जो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं। उसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इस वीडियो पे कमेंट जरूर करेंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का दिल से आभार। थैंक यू सो मच।